कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मनीषा। आइए सुनते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना आंख की किरकिरी। राजलक्ष्मी अपनी जन्मभूमि में पहुंच गई। तय था कि बिहारी उन्हें पहुंचाकर लौट आएगा, किंतु वहां की अवस्था देखकर वह लौट न सका। राजलक्ष्मी के मायके में सिर्फ एक अति वृद्धा विधवा जीवित थीं। चारों ओर घना जंगल और बांस के झाड़ थे। तालाब का पानी हरा हो चुका था और दिन दोपहर को सियार बोला करते थे, जिससे राजलक्ष्मी का चित्त उद्भ्रांत हो उठता था। बिहारी ने कहा, माँ, है तो यह जन्मभूमि ही, पर इसे स्वर्गादपि गरीयसी हरगिज नहीं कहा जा सकता। चलो अब कलकत्ते चलो। यहाँ तुम्हें अकेले छोड़कर जाना अधर्म है। मुझसे यह हरगिज ना होगा। राजलक्ष्मी का भी जी उकता गया था। इतने में विनोदनी आ गई और उससे राजलक्ष्मी को सहारा मिल गया और साथ ही विनोदनी को भी आश्रय मिल गया। विनोदनी का परिचय शुरू में ही दिया जा चुका है। किसी समय महेंद्र और उसके अभाव में बिहारी के साथ उसके ब्याह की बात चली थी। विधाता के विधानानुसार जिसके साथ उसका शुभ विवाह हुआ था, उस आदमी की समस्त अतरेंद्रियों में तापतिल्ली ही थी सबसे प्रबल, और उसके अतिभार के कारण ही वह अधिक दिन तक जीवन धारण न कर सका। उसकी मृत्यु के बाद विनोदनी जंगल में एकमात्र उद्यान लता की तरह इस निरानंद गांव में मरी हुई सी जिंदगी के दिन काट रही थी। आज उस अनाथा ने आकर बड़ी भक्ति से अपनी फफुआ सास राजलक्ष्मी के पांव लगे और उनकी सेवा में आत्मसमर्पण कर दिया। सेवा इसी का नाम है। एक क्षण के लिए भी आलस नहीं। कैसा साफ सुथरा काम है, कैसी उम्दा रसोई बनाती है, और बोली कितनी मीठी है। राजलक्ष्मी कहती, अबेर हो गई है बेटी, अब कुछ खा पी लो, जाओ। भला वह कब सुनने लगी। पंखे से हवा करते करते जब तक सास को सुला नहीं देती, तब तक उठने का नाम नहीं लेती। राजलक्ष्मी कहती, ऐसा करने से तो तुम बीमार पड़ जाओगी बेटी। विनोदनी अपने प्रति अत्यंत उपेक्षा और तुच्छता का भाव दिखाकर कहती, हम लोगों का दुख का शरीर ठहरा। बुआ जी, बीमारी कभी भूल के भी नहीं फटकती हमारे पास। और फिर तुम कितने दिनों बाद तो आई हो यहाँ। तुम्हारी सेवा के लिए है ही क्या यहाँ जिससे सेवा कर सकूं। बिहारी 4 दिन में गांव का मुरब्बी मुखिया बन गया। उसके पास कोई दवा पूछने आता तो कोई मुकदमे के बारे में सलाह ले जाता, कोई अपने लड़के को किसी बड़े ऑफिस में नौकरी दिलाने की प्रार्थना करता, तो कोई उससे दरखास्त ही लिखा ले जाता। वयोवृद्धों की ताश शतरंज सभा से लेकर बागदियों की ताड़ी पान सभा तक सर्वत्र वह अपना सकौतुक कुतूहल और स्वाभाविक सहृदयता लिए हुए विचरण करने लगा। कोई उसे गैर नहीं समझता, बल्कि सभी उसका सम्मान करते हैं। विनोदनी भी अंतःपुर के अंतराल से कुठौर में पड़े इस कलकत्ते के युवक के निर्वासन दंड को यथासाध्य हल्का करने की कोशिश करती रहती। बिहारी हर बार जब गांव में घूम फिर कर घर आता तो देखता किसी ने उसके कमरे को खूब अच्छी तरह झाड़ बुहार कर साफ सुथरा कर रखा है। हर गिलास में 2-4 तरह के फूलों का गुलदस्ता बनाकर सजा रखा है और उसके बिस्तर के पास ही बंकिम चंद्र और दीनबंधु की ग्रंथावली सजा कर रखती है। प्रत्येक जिल्द के भीतर विनोदनी नाम लिखा हुआ है। हस्ताक्षर स्त्रियों जैसे हैं, किंतु लिखावट पक्की है। गमई गांव के प्रचलित अतिथि सत्कार के साथ इस आतिथ्य में जरा कुछ विशेषता है। बिहारी जब विनोदनी का उल्लेख करके प्रशंसा करने लगता, तब राजलक्ष्मी कहती, ऐसी लड़की की तुम लोगों ने बिल्कुल ही उपेक्षा कर दी। मुझे दुख तो इसी बात का है। बिहारी हंसकर कहता, अच्छा नहीं किया मां, हम लोग ठगाए गए, पर ब्याह न करके ठगाना अच्छा। ब्याह करके ठगाए जाने में मुसीबत होती। राजलक्ष्मी बार बार यही सोचने लगी कि यह लड़की मेरी बहू हो सकती थी, हुई क्यों नहीं। राजलक्ष्मी के कलकत्ते जाने की बात छिड़ती तो विनोदनी की आंखों में आंसू भर आते। कहती, बुआ जी,
तुम 2 दिन के लिए आई ही क्यों थी? जब तुम्हें मैं ना जानती थी तब तो किसी ना किसी तरह दिन कट जाते थे, पर अब तुम्हारे बगैर मुझसे कैसे रहा जाएगा? राजलक्ष्मी मन के आवेग में कह डालती, बेटी, तू मेरे घर की बहू क्यों नहीं हुई? तब तो मैं तुझे छाती से लगा कर रखती। यह बात सुनकर विनोदनी मारे लज्जा के किसी काम के बहाने वहां से उठ के चली जाती। राजलक्ष्मी को आशा थी कि कलकत्ते से उनके पास अनुनय विनय भरा करुण पत्र आएगा और उसकी वे प्रतिक्षण प्रतीक्षा कर रही थी। उनका महेन जन्म से लेकर अब तक कभी इतने दिन मां को छोड़कर अकेला नहीं रहा, और अब तो निश्चय ही इतने दिन के विच्छेदन ने उसे अधीर कर दिया होगा। राजलक्ष्मी अपने रूठे हुए लड़के की तरफ से लाड़ और उल्हाने से भरे प्रार्थनापूर्ण पत्र के लिए त्रसित और उत्कंठित हो रही थी। महेंद्र का पत्र आया, किंतु बिहारी के नाम। उसने लिखा है, आशा है माँ बहुत दिनों बाद जन्मभूमि जाकर बहुत प्रसन्न और सुखी होंगी। माँ ने सोचा बेटा अभी तक रूठा हुआ है, इसी से लिखता है प्रसन्न होंगी सुखी होंगी। अभागिनी माँ भला बेटे के बिना कहीं भी प्रसन्न रह सकती है, सुख से रह सकती है? फिर वे बिहारी से पूछने लगी, फिर आगे क्या लिखा है महीन ने? जरा पढ़ के तो सुना बेटा। बिहारी ने कहा, आगे और कुछ भी नहीं लिखा माँ। और चिट्ठी को मुट्ठी में मोड़ मरोड़ कर एक किताब की जिल्द के भीतर रखकर खप से उसे एक कोने में फेंक दिया। भला अब राजलक्ष्मी कैसे स्थिर रह सकती थी? वे सोचने लगी, अवश्य ही महेन अभी तक उनसे गुस्सा है और गुस्से में आकर चिट्ठी में ऐसी बात लिखी होगी जिन्हें बिहारी पढ़कर सुनाने में संकोच कर रहा है। बछड़ा जैसे गाय के थन में हुड्डू मार मार कर वात्सल्य का संचार करके दूध उतारता है, महेंद्र के गुस्से ने ठीक वैसे ही राजलक्ष्मी को चोट पहुंचाकर उनके रुके हुए वात्सल्य को उत्सारित कर दिया। उन्होंने महेंद्र को क्षमा कर दिया। कहने लगी, अच्छा है अच्छा है, महेंद्र बहू को लेकर शांति से रह रहा है, रहने दो, जैसे भी रहे सुखी रहना चाहिए। बहू के बारे में अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं उसे कष्ट थोड़े ही देना चाहती हूँ। देखो तो भला, जो माँ उसे घड़ी भर के लिए कभी भी अपने से अलग नहीं रख सकती थी, वह माँ इतनी दूर चली आई तो क्यों नहीं आएगा उसे गुस्सा? कहते कहते राजलक्ष्मी की आंखों में आंसू भर आए। उस दिन राजलक्ष्मी बिहारी से बार बार आकर कहने लगी, जाओ बेटा, तुम नहा धो लो, यहाँ तुम्हारा रहन सहन बड़ा अनियमित हो गया है। किंतु बिहारी को उस दिन नहाने खाने की प्रवृत्ति ही नहीं हुई। उसने कहा, माँ, मुझ जैसे अभागे अनियम में ही ठीक रहते हैं। राजलक्ष्मी ने जोर देकर कहा, नहीं बेटा, तुम उठो, जाओ नहा धोकर खा पी लो, फिर जी में आए सो करना। सैकड़ों बार अनुरोध किए जाने पर बिहारी को आखिर उठना ही पड़ा। उसके बाहर जाते ही राजलक्ष्मी ने जल्दी से जिल्द में से महेंद्र की खोई हुई चिट्ठी निकाल ली। विनोदनी के हाथ में चिट्ठी देते हुए उन्होंने कहा, देखो तो बेटी, महेंद्र ने बिहारी को क्या लिखा है। विनोदनी पढ़कर सुनाने लगी। महेंद्र ने शुरू में मां के विषय में लिखा था, किंतु बहुत ही थोड़ा। बिहारी ने जितना सुनाया था उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद ही आशा की बातें लिखी हैं। महेंद्र ने रस रंग, हास्य, रहस्य और पुलक आनंद के नशे में उन्मत्त होकर चिट्ठी लिखी है। विनोदनी थोड़ा सा सुनाकर मारे लज्जा के रुक गई। बोली, बुआ जी, अब आगे सुन के क्या करोगी? राजलक्ष्मी के स्नेह से व्यग्र चेहरे का भाव क्षण भर में बदलकर पत्थर सा कठिन होकर मानो जम गया। कुछ देर वे चुप रहीं, फिर बोली, रहने दो। इतना कहकर वे चिट्ठी वापस बगैर लिए ही चली गई। विनोदनी उस चिट्ठी को लेकर अपनी कोठरी में चली गई और भीतर से किवाड़ बंद करके बिस्तर पर बैठकर उसे पढ़ने लगी। चिट्ठी में विनोदनी को क्या रस मिला सो वही जाने, किंतु वह कौतुक रस हरगिज नहीं था। चिट्ठी को बार बार पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें दोपहर की गर्म बालू की तरह जलने लगी और उसकी सांस मरुभूमि की लू की तरह गर्म हो उठी। बार बार उसके मन में यही एक बात चक्कर काटने लगी कि महेंद्र कैसा है, आशा कैसी है, महेंद्र और आशा का प्रेम कैसा है।
चिट्ठी को अपनी छाती के पास दबाकर वह पैर फैलाए दीवार के सहारे बैठी हुई बहुत देर तक सामने के आकाश की ओर देखती रही। बिहारी तलाश करता रह गया, किंतु महेंद्र की चिट्ठी उसे नहीं मिली। उसी दिन दोपहर को अकस्मात अन्नपूर्णा आ पहुंची। दुसंवाद की आशंका से सहसा राजलक्ष्मी की छाती कांप उठी। कुछ पूछने की उन्हें हिम्मत ही न पड़ी। अपना सफेद फक मुंह लिए वे अन्नपूर्णा के मुंह की तरफ देखती रहीं। अन्नपूर्णा ने कहा, जीजी, कलकत्ते में सब राजी खुशी है? राजलक्ष्मी ने कहा, तो तुम यहां कैसे? जीजी, तुम अपनी घर गृहस्थी आप जाकर संभाल लो। मेरा अब घर गृहस्थी में मन नहीं लगता। मैं काशी जाने के लिए घर से रवाना हो चुकी हूँ, इसी से तुम्हारे पांव लगने आई हूँ। जान में अनजान में बहुत कसूर बन पड़े हैं मुझसे, सो सब माफ कर देना जीजी। और तुम्हारी बहू, कहते कहते उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अभी वह बच्ची है, उसकी मां नहीं है, बाप नहीं है। वह दोषी हो या निर्दोष हो, वो है तुम्हारी ही। कहते कहते उनका गला रुक गया, आगे कुछ न कह सकी। राजलक्ष्मी व्यस्तता के साथ देवरानी के स्नानाहार की व्यवस्था करने चली गईं। बिहारी खबर पाते ही गदाई घोष की चौपाल से भागा भागा घर आया और चाची के पांव छूकर कहने लगा, नहीं नहीं चाची, यह कैसे हो सकता है? हम लोगों की ममता छोड़कर तुम काशी चली जाओगी? यह नहीं हो सकता। अन्नपूर्णा ने आंसू रोकते हुए कहा, अब तो मुझे रोकने की कोशिश न कर। बिहारी, मेरे बिना कोई काम नहीं रुकेगा। तुम सब खुश रहो, सुखी रहो, इसके सिवा मुझे और क्या चाहिए? बिहारी कुछ देर चुप बैठा रहा और फिर बोला, महेंद्र का भाग्य ही खराब है, उसने तुम्हें भी विदा कर दिया। अन्नपूर्णा ने चौंक कर कहा, ऐसी बात मुंह से ना निकाल बिहारी। महेंद्र से मैं जरा भी नाराज नहीं। मेरे बिना हटे घर की भलाई नहीं होगी, इसी से मैंने काशी जाना तय किया है। बिहारी दूर आकाश की तरफ देखता हुआ चुपचाप बैठा रहा। अन्नपूर्णा ने अपने आंचल से 2 सोने के भारी कड़े खोलते हुए कहा, बेटा, ये कड़े तुम अपने पास रखो। जब तुम्हारी बहू आवे तब मेरी तरफ से आशीर्वाद में उसे पहना देना। बिहारी कड़ों को माथे से लगाकर अपने उमड़ते हुए आंसुओं को रोकने के लिए बगल के कमरे में चला गया। विदा होते समय अन्नपूर्णा ने कहा, बिहारी बेटा, तुम मेरी, महेंद्र की और आशा की संभाल करते रहना। और फिर राजलक्ष्मी के पास जाकर उनके हाथ में एक कागज देती हुई बोली, ससुर जी की संपत्ति में मेरा जो हिस्सा है उसे मैं इस दान पत्र में महेंद्र को दिए जाती हूँ। मुझे तुम महीने महीने सिर्फ 15 रुपए भिजवा दिया करना। इतना कहकर अन्नपूर्णा ने जेठानी के पांव से माथा छुआकर प्रणाम किया और पांव की धूल माथे से लगाई और फिर काशी के लिए विदा हो गई। आशा को एक तरह का डर सा बैठ गया। यह क्या हुआ? मां चली गई, मौसी चली गई। उन दोनों का सुख मानो सभी को निकाल बाहर कर रहा है। अब शायद उसकी खुद की भागने की बारी है। परित्यक्त शून्य घर गृहस्थी में दाम्पत्य की नई प्रेम लीला उसे कैसी तो असंगत सी मालूम लगने लगी। गारस्ते कठिन कर्तव्य से प्रेम को फूल की तरह तोड़कर अलग कर लेने से फिर वह केवल अपने रस से अपने आप को सजीव नहीं रख सकता। धीरे धीरे वह विमर्श और विकृत होने लगता है। आशा भी मन ही मन अनुभव करने लगी कि उनके अविश्राम मिलन में प्रतिक्षण एक तरह की शांति और कमजोरी आती जाती है। उनका मिलन मानो अब रह रह कर अपने आप मुरझाता और सूखता जा रहा है। घर गृहस्थी के दृढ़ और प्रशस्त आश्रय के अभाव में उसे खींच पकड़ कर रखना अब कठिन हो रहा है। कामकाज के भीतर ही यदि प्रेम की जड़ न पनपे तो भोग का विकास भी परिपूर्ण और स्थायी नहीं होता। किंतु महेंद्र ने क्या किया कि अपने से परांगमुख समस्त परिवार के विरुद्ध विद्रोह करके अपने प्रेमोत्सव की सारी बत्तियां एक साथ जलाकर अत्यंत समारोह के साथ वह सोने घर के अमंगल में ही मिलन का आनंद मनाने लगा।
उसने आशा के मन को जरा कुछ चोट पहुंचाते हुए ही कहा, चुन्नी, आजकल तुम्हें हो क्या गया है, बताओ तो। तुम्हारी मौसी क्या चली गई? सब कुछ चला गया। तुम ऐसी उदास क्यों रहती हो? हमारे तुम्हारे प्रेम में ही क्या सारा प्रेम नहीं समा गया? आशा दुखित होकर सोचा करती, तब तो मेरे प्रेम में जरूर कहीं कोई कमी है। मैं तो अक्सर मौसी की बात ही सोचा करती हूँ। सास के चले जाने से मुझे हरदम डर बना रहता है, और फिर वह जी जान से इन सब प्रेम के अपराधों को दूर करने का भरसक प्रयत्न करती रहती। अब घर का काम काज ठीक से नहीं होता, नौकर जाकर काम से जी चुराते हैं। एक दिन नौकरानी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर घर बैठ रही और रसोइया महाराज शराब पीकर लापता हो गए। महेंद्र ने आशा से कहा, बड़ा अच्छा हुआ, आज हम तुम दोनों मिलकर रसोई बनाएंगे, बड़ा मजा रहेगा। महेंद्र गाड़ी में बैठकर साग तरकारी लेने न्यू मार्केट पहुंचा, जहां से अंग्रेजों के बावर्ची लोग सब्जी खरीदते हैं। कौन सी चीज कितनी चाहिए और क्या क्या चाहिए यह तो उसे कुछ मालूम नहीं था, लिहाजा बहुत सा बोझ लेकर वह बड़े आनंद से घर लौटा। और आशा का यह हाल कि वह भी कुछ नहीं जानती कि उन चीजों का कैसे क्या किया जाता है। नतीजा यह हुआ कि निरीक्षण परीक्षण करते करते ही 2:30-3 बज गए और तरह तरह के अखाद्योत्पादन करके महेंद्र खूब मजे लेने लगा। किंतु आशा महेंद्र के मजे में शरीक न हो सकी। उसे अपनी अज्ञता और असमर्थता पर भीतर ही भीतर बड़ी लज्जा हुई और क्षोभ भी हुआ। घर भर में क्या कमरे और क्या बैठक, सर्वत्र चीज वस्तु ऐसी अस्त व्यस्त हो रही है कि काम पड़ने पर कोई भी जरूरी चीजें ढूंढने नहीं मिलती। महेंद्र का एक चिकित्सा अस्त्र अकस्मात एक दिन साग तरकारी बनाने का काम देने लगा और बाद में घूरे में जाकर अज्ञातवास करने लगा। और एक दिन देखा गया कि उसकी कॉलेज की नोटबुक चूल्हा सुलगाने के काम से पंखा बनकर चौके में गई तो फिर लौटी ही नहीं। बाद में मालूम हुआ उसने हमेशा के लिए भस्मशैया ग्रहण कर ली है। इतना सब कुछ होते हुए भी मजा यह है कि इन सब कल्पनातीत व्यवस्था विपर्य से महेंद्र के कुतूहल की सीमा न रही, किंतु आशा व्यथित और चिंतित होती रही। उच्छृंखल यथेच्छाचार के स्रोत में सारी घर गृहस्थी को बहाकर उसके साथ हंसते हंसते अपने को भी बहाते जाना बालिका वधू के लिए विभीषिकाजनक मालूम होने लगा। एक दिन शाम को दोनों जने छत वाले बरामदे में बिस्तर बिछाकर बैठे थे। सामने खुली छत है। वर्षा होने के बाद कलकत्ते की दिगंत व्यापी अट्टालिकाएं चांदनी में चमक रही हैं। बगीचे से ढेर के ढेर भीगे हुए मौलसरी के फूल लाकर आशा सिर झुकाए चुपचाप बैठी माला गूंथ रही है और महेंद्र उसे खींच तान कर रुकावट डालकर प्रतिकूल समालोचना करके व्यर्थ ही लड़ाई मोल लेने की कोशिश कर रहा है। आशा इस अकारण छेड़छाड़ के विरुद्ध प्रतिवाद करने के लिए कुछ कहने को बीच बीच में मुंह खोलना चाहती तो महेंद्र चट से किसी एक कृत्रिम उपाय से आशा का मुंह बंद करके उसके शासन वाक्य को अंकुरावस्था में ही विनष्ट कर देता। इतने में पड़ोसी के घर की पालतू कोयल पिंजड़े में से कुहू कुहू बोल उठी। उसी समय महेंद्र और आशा दोनों के दोनों अपने सिर के ऊपर लटकते हुए पिंजड़े की तरफ देखने लगे। उनकी कोयल ने पड़ोस की कोयल की कुहू ध्वनि को कभी भी चुपचाप सहन नहीं किया, फिर आज वह जवाब क्यों नहीं देती? आशा ने उत्कंठित होकर कहा, कोयल को आज हो क्या गया? महेंद्र ने कहा, तुम्हारी आवाज सुनकर शर्मा गई है। आशा ने अनुनय के स्वर में कहा, नहीं, हंसी नहीं, देखो ना जरा क्या हो गया इसे। महेंद्र ने पिंजड़ा उतार लिया। पिंजड़े का आवरण खोलकर देखा तो कोयल मरी पड़ी है। अन्नपूर्णा के चले जाने के बाद नौकर छुट्टी लेकर चला गया था, फिर किसी ने उसकी खबर ही नहीं ली। देखते देखते आशा का चेहरा म्लान हो गया। उसकी उंगलियां रुक गईं। फूल जहां के तहां पड़े रह गए। महेंद्र के मन को चोट ना पहुंची हो सो बात नहीं, किंतु असमय में रंग में भंग होने की आशंका से बात को उसने हंसी में उड़ा देने की कोशिश की। बोला, चलो अच्छा ही हुआ, मैं डॉक्टरी करने जाता
और यह कुहू कुहू करके तुम्हें जलाती रहती। इतना कहकर उसने आशा को अपने बाहुपाश में आबद्ध करके पास खींचने की कोशिश की, किंतु आशा ने धीरे से अपने को छुड़ाकर आंचल में भरे सारे के सारे फूल फेंक दिए। बोली, बस अब बहुत हो चुका। छी छी, तुम जल्दी जाओ, मां को लेकर आओ। ठीक इसी समय नीचे से आवाज आई, महेंद्र भैया, महेंद्र भैया। महेंद्र ने जवाब दिया, अरे कौन? बिहारी, आओ आओ। बिहारी की आवाज सुनकर महेंद्र का चित्त मारे खुशी के उत्फुल्ल हो उठा। ब्याह के बाद बिहारी बीच बीच में इन लोगों के सुख में विघ्न बनकर आया है, किंतु आज वह विघ्न ही सुख के लिए अत्यंत आवश्यक मालूम हुआ। आशा को भी बिहारी के आगमन से आराम मालूम हुआ। माथे का पल्ला संभालकर वह जल्दी से उठकर जाने लगी। महेंद्र ने कहा, जाती कहाँ हो? और कोई थोड़ी ही है, बिहारी है। लाला जी के लिए जलपान का इंतजाम करने जा रही हूं। काम का अवसर मिल जाने से आशा का अवसाद जरा कुछ हल्का हो गया। वह सास की खबर जानने के लिए घूंघट खींच कर खड़ी रही। बिहारी से अब तक वह पर्दा करती आई है, बोलती नहीं। बिहारी ऊपर के वरांडे में पांव रखते ही बोल उठा, बुरा हुआ, मुझसे कसूर हो गया भाभी। ऐसे कवित्व में आकर कदम रखा कि खैर, डरने की कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं भाग चला। आशा महेंद्र के मुंह की तरफ देखने लगी। महेंद्र ने बिहारी से पूछा, बिहारी, मां की क्या खबर है? बिहारी ने कहा, मां चाची की बात आज क्यों भाई साहब? उसके लिए बहुत समय पड़ा है। Such a night was not made for sleep, nor for mothers and aunts. इतना कहकर बिहारी जब लौटने लगा तो महेंद्र ने उसे जबरदस्ती पकड़कर बैठा लिया। बिहारी बोला, देख लो भाभी, फिर तुम मुझे दोष न देना, मुझे जबरदस्ती बैठा रहे हैं। पाप कर रहे हैं महेंद्र भैया, देखना कहीं उसका शाप मुझ पर ना पड़े। आशा कुछ जवाब ना दे सकने के कारण ही ऐसी बातों से झुंझला उठती है और बिहारी उसे जानबूझकर परेशान किया करता है। बिहारी ने कहा, घर का ठाट तो वर्णातीत हो रहा है, क्या मां को बुलाने का समय अभी नहीं हुआ? महेंद्र ने कहा, तुम भी खूब हो, हम लोग तो उनकी राह ही देख रहे हैं। अच्छा, यह बात उन्हें चिट्ठी लिखकर जता देने में बहुत कम समय लगेगा, किंतु उनकी खुशी का ठिकाना न रहेगा। भाभी, इसके लिए तुम्हें महेंद्र भैया को 2 मिनट की छुट्टी देनी होगी, मेरी तुमसे इतनी सी प्रार्थना है। आशा गुस्सा होकर चली गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। महेंद्र ने कहा, न जाने कैसी शुभ घड़ी में तुम दोनों का साक्षात हुआ था। संधि अंत तक हुई ही नहीं, हमेशा खटपट ही बनी रहती है। बिहारी, तुम्हारी मां ने तो तुमने बिगाड़ ही दिया है, उस पर स्त्री भी तुम्हें बिगाड़ रही है। यह मुझसे देखा नहीं जाता, इसी से मौका पाकर 2-1 बात कह बैठता हूं। इससे फल क्या होता है? फल तुम्हारे लिए तो विशेष कुछ नहीं होता, पर मुझे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। बिहारी ने खुद सामने बैठकर महेंद्र से चिट्ठी लिखा ली और उस चिट्ठी को लेकर दूसरे ही दिन वह राजलक्ष्मी को लिवाने चला गया। राजलक्ष्मी समझ गई कि यह चिट्ठी बिहारी खुद लिखा लाया है, किंतु फिर भी उनसे रहा नहीं गया। वे कलकत्ता चली आई और उनके साथ विनोदनी भी आई। गृहिणी ने आकर अपने घर की जो दुर्वस्था देखी, चारों तरफ गंदा, मैला कुचैला, सब कुछ उल्टा पुल्टा अव्यवस्थित, तो बहू के प्रति उनका मन और भी मानो वक्र हो उठा। किंतु बहू का यह कैसा परिवर्तन! वह तो छाया की तरह सास का अनुसरण कर रही है। बगैर कहे ही वह सास के हर काम में सहायता करने चली आती है। इससे कभी कभी सास चंचल होकर कहने लगती है, ठहरो ठहरो, तुमसे ना होगा, जिस काम को जानती नहीं उसमें क्यों फजूल हाथ डालती हो। अब तो राजलक्ष्मी को पक्का निश्चय हो गया कि अन्नपूर्णा के चले जाने से ही बहू के स्वभाव में इतना परिवर्तन हुआ है। और फिर वे सोचने लगी कि महेंद्र सोचेगा, चाची जब थी तब बहू को लेकर मैं बड़े आराम से था, अब मां के आते ही मेरा विरह दुख शुरू हो गया।
इससे तो यही साबित होगा कि अन्नपूर्णा उसकी हितैषणी थी और मां उसके सुख में अंतराय है। उन्होंने मन ही मन कहा, मुझे क्या जरूरत है। आजकल दिन में अगर कभी महेंद्र आशा को बुलवाता है तो आशा आने में संकोच करती है, किंतु राजलक्ष्मी डांट कर कहती, महेंद्र बुला रहा है, कान से सुनाई नहीं देता क्या? ज्यादा लाड प्यार से यही तो होता है। जाओ, साग तरकारी पीछे बनाती रहना। फिर वही स्लेट पेंसिल और चारू पाठ का झूठा खेल, वही प्यार की निराधार शिकायतें और परस्पर एक दूसरे पर दोषारोप। दोनों में से किसके प्रेम का वजन भारी है, इस पर बिना युक्ति के जोर का तर्क वितर्क। वर्षा के दिन को रात और चांदनी रात को दिन बना देना, शांति और अवसाद को बाहुबल से जबरदस्ती हटा देने की कोशिश करना और परस्पर में ऐसा अभ्यास करना कि मिलन जबकि शिथिल चित्त को आनंद नहीं दे रहा, तब भी क्षण भर के लिए मिलन पाश से अलग होने से डरते हैं। संभोग सुख भस्माच्छन्न है, किंतु फिर भी अन्य काम में जाने को पांव नहीं उठते। भोग सुख का यही तो भयानक अभिशाप है कि सुख अधिक दिन नहीं रहता, किंतु बंधन दुष्छेद्य हो उठता है। ऐसी स्थिति में एक दिन विनोदनी आकर आशा के गले से लिपट गई और बोली, बहन, तुम्हारा सुहाग बना रहे, पर मैं दुखिया हूं, तो क्या मेरी तरफ तुम्हें एक बार आंख उठाकर देखना भी नहीं चाहिए? बचपन ही से मात्र पितृहीन आशा को चाचा चाची के घर पराई सी बनकर रहना पड़ा था। इसीलिए लोगों से मिलने जुलने बोलने चालने में उसे एक तरह का भीतरी संकोच बना रहता था। वह डरती थी कि शायद कोई उससे हेलमेल ना करना चाहे, उपेक्षा से अनादर कर बैठे। इसी से विनोदनी जब अपनी जुड़ी हुई भौहें, तीक्ष्ण दृष्टि, गोल मटोल सुंदर मुंह और सुडौल यौवन को लेकर इस घर में उपस्थित हुई, तब आशा को आगे बढ़कर उससे परिचय करने का साहस नहीं हुआ। आशा ने देखा कि उसकी सास से विनोदनी को जरा भी किसी तरह का संकोच नहीं, और राजलक्ष्मी भी मानो खास तौर से आशा को दिखा दिखा कर विनोदनी को मान देती रहती हैं और समय समय में आशा को सुना सुना कर विनोदनी की उच्छ्वसित प्रशंसा करती रहती हैं। आशा ने यह भी देखा कि विनोदनी घर गृहस्थी के सब काम में निपुण है। प्रभुत्व चलाना मानो उसके लिए अत्यंत सहज और स्वभाव सिद्ध है। दास दासियों को काम में लगाने, डांटने, फटकारने और आदेश देने में उसे लेश मात्र भी संकोच नहीं। और यह सब देख भाल कर आशा विनोदनी के आगे अपने को बहुत ही तुच्छ समझने लगी। उसी सर्वगुण संपन्ना विनोदनी ने जब स्वयं आगे आकर आशा से प्रेम की प्रार्थना की, तब संकोच की बाधा से टकराकर ही उस बालिका का आनंद चौगुना होकर उछल पड़ा और उसी क्षण जादूगर के जादू के पेड़ की तरह इन दोनों का प्रणय बीज एक ही दिन में अंकुरित, पल्लवित और पुष्पित हो उठा। आशा ने कहा, आओ बहन, आज से हम तुम दोनों भाईली हो जाएं। बताओ, भाईली के लिए क्या नाम रखा जाए? विनोदनी हंसती हुई बोली, क्या रखोगी? तुम ही बताओ। आशा ने गंगा जल, मौलसिरी आदि बहुत से अच्छे अच्छे नाम बता दिए। विनोदनी ने कहा, ये सब नाम तो अब पुराने पड़ गए हैं, अब इन प्यार के नामों की कोई कदर नहीं। तो तुम ही बताओ, तुम्हें क्या पसंद है? विनोदनी हंसी, आंख की किरकिरी। श्रुति मधुर नाम पर ही आशा का झुकाव था, किंतु विनोदनी की सलाह से उसे प्यार की गाली को ही ग्रहण करना पड़ा। विनोदनी ने आशा के गले में बांह डालकर कहा, आंख की किरकिरी, और फिर हंसते हंसते वह लोटपोट हो गई।